हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आशा करता हूं कि हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को इस कहानी का बेसब्री से इंतजार रहा होगा। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, ये कहानी लिखी है केनेथ एंडरसन ने। कहानी भले ही एंडरसन द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये कहानी आप सुनेंगे मेरी आवाज़ में। आज की ये रोमांच से भरपूर कहानी दक्षिण भारत से है और एंडरसन की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक कहानी है। कहानी की शुरुआत करने से पहले पिछली वीडियो पर आए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करने वाले सब्सक्राइबर्स का नाम ले लूं। इन सभी सब्सक्राइबर्स का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। पहला नाम है मेरे बचपन के एक मित्र हैं, कपिल नेनवाल जी। रविशंकर, सीएम बिजनेस। श्याम कुमावत, भिलवाड़ा राजस्थान से। यतेंद्र सिंह रावत, यूके घनसाली से। गोविंद रावत, उत्तराखंड से। आलम जी, दीपू, यूपी से। सागर सिंह परमार जी। रोशन यादव, दिल्ली से। रोशन यादव लगभग हर वीडियो पर कमेंट करते हैं और इनके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। राघवेंद्र पुजारी जी। कल्पेश भाई, गुजरात से। करम सिंह, इमरान खान, विक्की शर्मा, मंजीत कुमार देवरिया से और गोविंद धुंधला जी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यूं ही मेरी वीडियो पर कमेंट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह एक से बढ़कर एक कहानी लेकर आ सकूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि केनेथ एंडरसन अक्सर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में ही नरभक्षी बाघों और तेंदुओं का शिकार करते थे। जब एंडरसन यहाँ पर रहा करते थे तब उस समय यहाँ पर केवल 3 ही राज्य थे, मैसूर, मद्रास और बॉम्बे। इन 3 राज्यों से कटकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला और गोवा बने हैं। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये कहानी तलाई मलाई गांव के पास की है, जो कोयम्बटूर के पास में है। एंडरसन के संपर्क में रहने वाले लोग एंडरसन के शिकारी हुनर को भली भांति पहचानते थे। जंगल में रहने वाले आदिवासी भी उनके परिचित थे। इनके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो जंगल की सुंदरता से आकर्षित होकर वहाँ इन जंगलों में रहना पसंद करते थे। एंडरसन के बचपन के कुछ साथी थे जो सब एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। इनमें से कुछ साथी अभी तक उनके संपर्क में थे। उनमें से एंडरसन के एक दोस्त थे, हेल्स स्टोन हुई। हुई एंडरसन के सीनियर थे, जो कि एंडरसन से 3-4 साल पहले ही स्कूल छोड़ चुके थे। हुई काफ़ी तेज दिमाग वाले थे, साथ ही वो बिजनेस माइंडेड भी थे। वो जो भी बिजनेस करते थे उनसे उन्हें बहुत अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होता था। हुई शिकार के भी काफ़ी शौकीन थे और वो एक सफल शिकारी भी थे। उनके पास अपनी खुद की एक राइफल भी हुआ करती थी। उस समय लोग शौक के लिए शिकार किया करते थे, परंतु धीरे धीरे शिक्षा के साथ लोगों में ये जागरूकता पैदा हुई कि जानवर भी इसी परिस्थिति तंत्र का एक भाग है और उन्हें भी जीवित रहने और स्वतंत्र रहने का अधिकार है। हुई एंडरसन के बेटे डोनाल्ड को बहुत माना करते थे। डोनाल्ड भी एंडरसन की तरह ही आदमखोर जानवरों का शिकार करते थे। डोनाल्ड हुई के इतने प्रिय थे कि उन्होंने अपनी पसंदीदा राइफल डोनाल्ड को गिफ्ट में दे दी थी। एंडरसन कहते हैं कि मैं अपनी पसंदीदा राइफल .405 को कभी किसी को नहीं दे सकता। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हुई ने अनेकों प्रकार के बिजनेस किए थे। उन्होंने कहीं से सुन लिया था कि एक विशेष प्रकार की घास है जो कि 5 फीट तक लंबी होती है, जो माचिस की तिल्ली बनाने के काम में आती है। उससे पहले माचिस की तिल्लियों को बनाने के लिए पेड़ों की टहनियों को छोटे छोटे पीस में काटा जाता था। पेड़ों की टहनियों को काटकर उन्हें छोटा बनाने की अपेक्षा इस घास से माचिस की तिल्ली बनाना काफ़ी सस्ता था। उस समय हुई के दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी। हुई इस विशेष घास के द्वारा माचिस बनाने वाली फैक्ट्री का निर्माण करना चाहते थे। हुई ने तलाई मलाई गांव के पास काफ़ी बड़ी ज़मीन ले रखी थी और उन्होंने उस ज़मीन पर एक रिजॉर्ट भी बनवाया था,
जिसका नाम उन्होंने मयार वैली रेंज रखा था। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, मयार वहाँ की एक नदी है जो कि कोयम्बटूर जिले को नीलगिरी पहाड़ियों से अलग करता था। तलाई कोयम्बटूर जिले में है। हुई ने इस जमीन पर मानसून की पहली बरसात के साथ इस विशेष प्रकार की घास के बीज को लगा दिया था। उन्होंने फसल की देखरेख के लिए एक माली को भी रखा हुआ था। उस माली का नाम था स्वेजा। पहले इस सीजन में फसल की काफ़ी अच्छी पैदावार हुई। फसल हरी भरी देखने में बहुत मनमोहक थी। जब फसल काफ़ी लंबी हो गई तब इससे आकर्षित होकर जंगली जानवर, सुअर, भेड़िए आदि इसमें आने लगे। पहले तो केवल सुअर ही आया करते थे जो कि फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते थे। ये सब देखकर हुई काफ़ी परेशान हो गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना बिजनेस करें या इस फसल वाली जगह को इन जंगली जानवरों के लिए आवास बना दें जहाँ पर ये सब आराम से रह सकें। ये सब देखकर स्वेजा भी बहुत परेशान रहता था। एंडरसन स्वेजा को जानते थे। जब भी एंडरसन स्वेजा से मिलने आते थे तो स्वेजा अपने मालिक की बुराई किया करता था। वो कहता था कि मेरे मालिक बहुत अधिक पैसे वाले हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो इन पैसों को किसी अच्छे काम में लगाते, कहाँ इन सब बिजनेस के चक्कर में पड़कर वो अपने पैसों का नुकसान कर रहे हैं। सुअरों ने काफ़ी आतंक फैला रखा था। बाद में इस जगह पर टाइगर्स भी आने लगे। ये टाइगर इन सुअरों को अपना शिकार बनाते थे। एक बार ईसाई धर्म का कोई त्यौहार था। जैसा कि आप लोग अभी तक जान ही गए होंगे, स्वेजा और हुई दोनों ही ईसाई थे। स्वेजा ने हुई से कहा कि मालिक चलिए आज दावत की जाए। हुई ने भी हामी भरी और दोनों उस घास वाले खेत की तरफ चल दी। दावत का मतलब था सुअर का शिकार करना। वो दोनों अपनी घास वाली जगह पर आ गए। सुअर का शिकार करने के लिए हुई ने अपनी राइफल से एक सुअर पर निशाना लगाने का प्रयास किया, किंतु वो असफल रहा। सुअर को राइफल की गोलियां छू कर निकल गई थी, लेकिन फिर भी गोली के पास से गुजरते ही सुअर गिर गया। वो थोड़ी देर तक जमीन पर चित्त लेटा रहा। शायद उसे गोली की आवाज़ से सदमा लग गया था। उसके बाद वो एकदम से उठा। उड़ने के बाद वो फिर से तेजी से भागने लगा। स्वेजा उस सुअर का पीछा करने लगा। उसे लगा था कि सुअर को हुई द्वारा चलाई गई गोली ने घायल कर दिया है और कुछ दूर दौड़ने के बाद वो सुअर गिर पड़ेगा। अंधेरे में स्वेजा उस सुअर के पीछे दौड़ रहा था। अंधेरे में स्वेजा को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो बेचारा दावत के चक्कर में दौड़ते जा रहा था। तभी स्वेजा दौड़ते दौड़ते एकदम सुअर के पास पहुंच गया और उसके हाथ सुअर की पूंछ से लगभग कुछ ही फीट दूरी पर थे और वो उसको पकड़ने ही वाला था। तभी उसका पैर एक मिट्टी के टीले पर टकराया और स्वेजा मुंह के बल गिर पड़ा। उसके पूरे मुंह में मिट्टी मिट्टी भर गई, लेकिन उस बेचारे ने फिर भी हार नहीं मानी। वो फिर से उठा और सुअर के पीछे दौड़ा, लेकिन सुअर बहुत ज़्यादा आगे निकल गया था। स्वेजा अंधेरे में इस सुअर को खोज रहा था। तभी अचानक से कुछ दूरी पर उसे एक गुर्राहट सुनाई दी। साथ ही उस सुअर के चिल्लाने की भी आवाज़ वहाँ पे सुनाई दी। ये आवाज़ अंधेरे में कोई सुन ले तो डर के मारे वो वहीं दम तोड़ दे। ये आवाज़ थी एक गुस्से से भरे टाइगर की, जो स्वेजा को चेतावनी दे रहा था कि एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम्हारा काम तमाम। इससे पता चल रहा था कि किसी टाइगर ने उस सुअर पर हमला कर दिया था जिसका पीछा अभी तक स्वेजा कर रहा था। जिस सुअर को स्वेजा और हुई अपनी आज रात की दावत समझ रहे थे, वो तो टाइगर की दावत बन गया था। टाइगर की गुस्से भरी गुर्राहट सुनकर स्वेजा वापस हुई के पास लौट आया और उसने हुई को सारी बात बता दी। उसने हुई से कहा कि हमें अब वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन हुई ने कहा कि मेरे पास राइफल है। मेरी राइफल क्या बस सुअर का शिकार करने के लिए है? मैं इससे टाइगर को भी मार सकता हूँ। स्वेजा के बार बार मना करने पर भी हुई नहीं माना। उसने कहा कि भले ही वो सुअर को नहीं मार सका, लेकिन वो उस टाइगर को मारकर ही वापस लौटेगा। हुई अपनी राइफल लेकर स्वेजा के साथ उस तरफ चल दिए। आगे आगे
हुई चल रहा था और स्वेजा उसके पीछे पीछे चल रहा था। हुई के हाथों में उसकी पसंदीदा राइफल थी। थोड़ी दूर आगे आने के बाद हुई को एहसास हुआ कि स्वेजा भी उनके पीछे पीछे आ रहा है और वो बहुत डरा हुआ है। इसलिए हुई ने उससे कहा कि वो अकेले ही उस टाइगर से निपट लेगा, इसलिए तुम वहीं खुली जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। मैं उस टाइगर का खात्मा करके तुमसे वहीं मिलूंगा। अब वो अकेले ही टाइगर का पीछा करने के लिए चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उन्हें हड्डियों के चबाने की आवाज़ सुनाई दी। हुई ने 2 कदम और आगे बढ़ाए। टाइगर ने ये सेंस कर लिया था कि आसपास ही कोई इंसान है, इसलिए वो इस इंसान को डराने के लिए गुर्राने लगा। टाइगर ने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि जब टाइगर अपने खाने पर बैठा होता है तब वो अपने आसपास किसी को भी आने नहीं देता है। टाइगर के गुर्राने का साफ मतलब था कि यदि वहाँ पर कोई इंसान है तो वो उससे आगे ना आए, वो वापस उसी रास्ते पर लौट जाए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके साथ बहुत बुरा हो। हुई को ये पता था क्योंकि वो भी एक शिकारी था, लेकिन वो तो उस टाइगर का शिकार करने के लिए ही वहाँ पर आया था, ना कि वापस लौटने के लिए। उसकी राइफल पर टॉर्च भी लगा हुआ था। टाइगर के बोलने से हुई को टाइगर की पोजीशन का तो पता चल गया था, इसलिए उसने टाइगर की तरफ राइफल को करते हुए उस पर लगे टॉर्च को जला दिया। जैसे ही हुई ने 1-2 कदम और आगे बढ़ाए तो टाइगर को उस पर और गुस्सा आ गया। टाइगर ने एक भयानक गुर्राहट के साथ उसके ऊपर हमला कर दिया। अभी टाइगर हवा में ही था, तभी हुई ने देखा कि टाइगर का पूरा मुंह खून से भरा था। हुई ने तुरंत अपनी राइफल से टाइगर के ऊपर गोली चला दी। जैसे ही टाइगर को गोली लगी वो हुई तक नहीं पहुंच पाया और पहले ही नीचे ज़मीन पर गिर गया। गोली टाइगर के माथे पर जा लगी थी और उसे भयंकर दर्द हो रहा था। दर्द के मारे गुस्से में वो आसपास की घास और ज़मीन को नोचने लगा। ये अच्छा मौका था उस टाइगर को एक और गोली मारने के लिए। अब बिना किसी देरी के हुई ने टाइगर के ऊपर दूसरी गोली चलानी चाहिए, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी राइफल की मैगजीन जाम हो गई और गोली चली ही नहीं। बिना किसी देरी के हुई वापस दौड़कर स्वेजा के पास चला आया। हुई अपने साथ 2 राइफल लेकर आया था, जिसमें से एक राइफल उसने स्वेजा के पास छोड़ दी थी, इसलिए वो स्वेजा की तरफ दौड़कर आया था ताकि वो उस घायल टाइगर को उसी समय मार सके। इस बार स्वेजा भी उसके साथ था, परंतु हुई और स्वेजा जब तक वहाँ पहुँचे तब तक वो टाइगर वहाँ से भाग चुका था। जहाँ टाइगर गिरा था वहाँ पर बस खून ही खून था। इससे ये जाहिर होता है कि टाइगर को गंभीर चोट आई थी। और वो दोनों डर भी रहे थे क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि टाइगर कहीं दूर चला गया है या फिर यहीं कहीं आसपास छिपा हुआ है। यदि टाइगर यहाँ आसपास ही है तो वो कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकता है। घायल टाइगर बहुत आक्रामक हो जाते हैं। उन दोनों ने बड़ी हिम्मत के साथ उस घायल टाइगर का पीछा करने का निर्णय किया। वो खून की बूंदों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर आगे वहाँ पर एक घास की पट्टी थी। उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून गिरा हुआ था। इसका मतलब कुछ दूर पहले टाइगर वहीं पर लेटा हुआ था, परंतु इन लोगों की हलचल सुनकर वो टाइगर वहाँ से चला गया था। उन्होंने फिर भी आसपास जहाँ तक वो ढूंढ सकते थे जमीन पर पैरों के निशानों को देखते हुए और खून की बूंदों का पीछा करते हुए टाइगर का पीछा किया, परंतु कुछ दूर और आगे जाने के बाद ना तो जमीन में पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे और ना ही खून की बूंदें थी। कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि टाइगर किस ओर गया है। हुई को उस इलाके की पूरी जानकारी नहीं थी क्योंकि वो यहाँ पर नया नया आया था। वही स्वेजा भी इस पूरे इलाके को अच्छी तरह से नहीं जानता था। जानकारी के अभाव में और अंधेरा हो जाने के कारण हुई और स्वेजा को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। आज अपने त्योहार के दिन उन्हें भूखे पेट सोना था। अब हुई के दिमाग में एक बात और चल रही थी कि यदि टाइगर गंभीर रूप से घायल है तब तो वो कुछ देर में मर जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसके घाव समय के साथ भर गए तो वो एक आदमखोर टाइगर भी बन सकता है। तो दोस्तों,
फिर आज की इस कहानी में इतना ही। अभी तक की कहानी सुनकर आप लोग ये समझ गए होंगे कि आगे इस कहानी में यही टाइगर इंसानों का शिकार करेगा, लेकिन इसमें उस टाइगर की कतई गलती नहीं है। वो बेचारा तो अपने नेचुरल भोजन का शिकार करने गया था। उसे क्या पता था कि अपना पेट भरने की उसे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। अगर वो उसी दिन हुई की गोली से मर गया होता तो उसकी कहानी तभी खत्म हो गई होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद जो कहानी शुरू हुई एक टाइगर के आदमखोर बनने की, जिसने बहुत ही बेरहमी से लोगों को मारा, या फिर ये कहिए उसने इंसानों से बदला लेना शुरू कर दिया था। इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको इस कहानी के दूसरे भाग को सुनना पड़ेगा। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।